प्यारे बच्चों, आज से हम हिंदी व्याकरण की कक्षाएं भी शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण पर ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम भाषा और व्याकरण के बारे में समझेंगे। भाषा जिसको हम अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं और हिंदी में उसको भाषा कहते हैं, और ऐसे ही व्याकरण को अंग्रेजी में हम ग्रामर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या होती है? तो भाषा का जो कार्य होता है वो हमारी वाणी को व्यक्त करना, यानी कि हम जो बोलते हैं उसको दूसरे के सामने समझ भी आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति हमारे द्वारा बोली गई किसी बात को आसानी से समझ लेता है। ये कैसे संभव होता है? ये भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। हम अपने विचार साझा करते हैं जब दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को साझा करते हैं, तो साझा करने के लिए जिस माध्यम का, जिस साधन का प्रयोग होता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें चर्चा करेंगे? भाषा क्या होती है, बोली किसे कहते हैं, भाषा के भेद पढ़ेंगे, व्याकरण क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे लिपि, और फिर हम पढ़ेंगे व्याकरण के भाग। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं भाषा किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, भाषा जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, देखिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरों पर ठीक ठीक व्यक्त करता आया है। भाषा के माध्यम से ही हम दूसरों को अपनी बात कह पाते हैं। सोचिए, अगर हम बोलना ना जानते, या हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न जानते कि दूसरे व्यक्ति को हम कुछ समझा सकें, कुछ बता सकें, तो शायद हम अपने मन में उठने वाले भावों को दूसरे व्यक्ति को कभी समझा ही नहीं पाते। भाषा ही वो साधन है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें समझा पाते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनि संकेत होते हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने ये लिखा है क, ये हमने लिखा है क पर हमने हलंत लगाया है, क पर हमने हलंत लगाया है, इस तरह से करके तो हम इसको बोलेंगे क। ये प्यारे बच्चों, ये संकेत है। जैसे हमने लिखा है च, ये भी हमारा ध्वनि का संकेत है। इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमने लिखा है न, तो ये न, तो न में यहाँ पर हलंत लगाया है, तो ये क्या है? ये संकेत हैं ध्वनियों के। प्यारे बच्चों, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। शब्दों के सार्थक समूह से भाषा का निर्माण किया जाता है। शब्दों के सार्थक समूह से भाषा का निर्माण किया जाता है। भाषा में हमारी वाणी अर्थात बोलना और उसका अर्थ दोनों ही आते हैं। भाषा में हमारी वाणी आती है, यानी कि जो हम बोलते हैं वो भी, और उसका क्या अर्थ निकलता है वो भी। ये दोनों के दोनों भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। कथन के लिखित तथा अलिखित दोनों रूपों को ही भाषा कहते हैं। यानी कि हमने जो बोला है वो भी, और जो हमने लिख कर दिया है वो भी, ये भी भाषा के अंतर्गत ही आता है। भाषा जो शब्द है वो भास धातु से बना है। संस्कृत में धातु रूप होते हैं। संस्कृत में धातु रूप होते हैं। तो संस्कृत के भास धातु से, संस्कृत के भास धातु से, कौन सा धातु? भास धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। हम जानते हैं कि हम परस्पर शब्दों या वाक्यों से बोलते हैं। वह कहना और सुनना भाषा के कारण ही होता है। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपको कुछ कहते हैं, और अगर मान लो कहने के लिए उनके पास कोई भाषा ही न होती, तो वो ना तो आपको कह पाते और ना ही आप उसको समझ पाते। प्यारे बच्चों, हम भाषा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। क्या क्या है भाषा की परिभाषा? अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, तथा दूसरों के भाव और विचार
सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेते हैं। हम भाषा को सुनकर भी समझ लेते हैं, पढ़कर भी समझ लेते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें इशारों में कुछ बता रहा है, हम उससे भी समझ जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं भाषा के भेद, यानी कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा को विकास की दृष्टि से मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। एक तो होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा और एक होती है सांकेतिक भाषा। तीन तरह के रूप हैं भाषा के। ठीक है, मौखिक भाषा का मतलब होता है जो हम बोलते हैं। मान लीजिए हमने बोला राम विद्यालय गया, ये बात हमने बोल दी है, तो कोई व्यक्ति इसको सुनकर समझ सकता है। अगर हम लिखकर बताते हैं, किसी को हम बताते हैं राजा, हमने मान लीजिए ये लिख दिया है राजा बीमार, हमने लिखा है राजा बीमार है, ये हमने इस बार लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, हमारी इस लिखी हुई बात को भी तो कोई समझ सकता है। ये हो गई है हमारी लिखित भाषा। अब अगर मान लीजिए हम बात करें सांकेतिक भाषा की, मान लीजिए आपने किसी से पेन मांगा और उसने आपकी तरफ को हाथ हिला दिया, हाथ से मना कर दिया। या मान लीजिए आप आप कहीं खड़े हैं, दूर खड़े हैं, और कोई व्यक्ति आपको बुलाता है तो वो हाथ से इशारा करके आपको बुला सकता है। ठीक है, तो ये सांकेतिक भाषा ये होती है जब आप इशारों में किसी से बात करते हैं, उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जब आप लिखकर किसी को कुछ कहते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। और जब आप बिना लिखे ऐसे ही मुंह से बोलते रहते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं, तो वो मौखिक भाषा होती है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा की, देखते हैं थोड़ा सा और इनके बारे में। मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, जब बिना लिखे या बिना पढ़े हम मुंह से अपनी बात कहते हैं या ऐसी ही कही हुई किसी की बात को सुनते हैं, तो यह कहना और सुनना ही मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब ना तो आपको लिखना होता है, ना आपको किसी को कुछ बताना, इस तरह से लिखकर बताना होता है। यानी कि आप बस बोलते हैं, बोल करके जब दूसरा आदमी आपसे बातचीत करता है बिना लिखे, तो वो मौखिक भाषा होती है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों लिखित भाषा की, यानी कि रिटन लैंग्वेज कैसी होती है? जिस भाषा को लिखकर या पढ़कर अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं। जिस भाषा में हम लिखकर या पढ़कर अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा होती है। यानी कि जब आप मान लीजिए किसी को कोई चीज़ लिख कर बताते हैं, तो वो लिखित भाषा होगी। इसके अलावा सांकेतिक भाषा कैसी होगी? ये ऐसी भाषा होती है जब आप इशारों इशारों में किसी से बात करते हैं, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। यह ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने शरीर के अंगों से संकेत करके अपने विचारों या भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा किसको कहते हैं? जब आप इशारों में किसी से बात करते हैं, उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब जो हमारी सांकेतिक भाषा होती है, वो व्याकरण की दृष्टि से इसका कम महत्व है। सबसे ज़्यादा जो महत्व है लिखित भाषा का और मौखिक भाषा का। इसी भाषा इन इन दोनों रूपों का सबसे ज़्यादा महत्व है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों लिपि की। लिपि क्या होती है? देखिए, आपने पढ़ा है कि विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, लिपि शब्द का अर्थ है लीपना। लिपि का अर्थ क्या है? लीपना। तो विचारों का लीपना अर्थात लिखना लिपि कहलाता है। ठीक, अब मान लीजिए आपको पता है कि ए ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपको पता है। अगर किसी बच्चे ने ए ऐसे बना दिया, तो आप एकदम से बताएंगे कि ये तो उल्टा बन गया है। ये आप कैसे बता सकते हैं? ठीक है, ये आप व्याकरण के ज्ञान से बता सकते हैं। ठीक है, और ए इस तरह से बनता है, ए को ऐसे ही क्यों बनाया गया है, ये आपको लिपि बताती है। ठीक है, हम अक्षरों को संकेतों को कैसे लिखते हैं, वो लिपि बताती है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें लिपि का अर्थ क्या बताया अभी हमने आपको? लिपि का अर्थ होता है लीपना, विचारों को लीपना या लिखना, वही लिपि कहलाता है। ठीक है, अब हमारी जो भाषाएं होती हैं, अब जैसे हमारी हिंदी भाषा है,
हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी को, संस्कृत को और मराठी को, इन तीनों भाषाओं को हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लिपि जो होती हैं अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ हो सकती हैं। जैसे पंजाबी भाषा होती है, उसको गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। उर्दू भाषा को हम फारसी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको अच्छी से समझनी चाहिए, जहाँ भारत की सभी लिपियाँ बाईं से दाईं ओर, यानी कि जैसे इस तरफ से शुरू करके आप ऐसे लिखते जाते हैं लाइन को, ठीक है, इसको बोलते हैं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। वहाँ अरबी, जो अरबी होती है, अरबी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जापानी लिपि तो पृष्ठ पर ऊपर से नीचे लिखी जाती है, ठीक है। जापानी लिपि को हम ऊपर से नीचे ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ कुछ लिखेंगे, फिर यहाँ कुछ लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। ये जापानी लिपि में होती है। और हमारी जो चीनी होती है, चीनी, जापानी और कोरिया की लिपि में चित्र संकेत होते हैं, वहाँ चित्र भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए इस लिपि को हम चित्रलिपि भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, संस्कृत, हिंदी और मराठी, ये तीनों की तीनों जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। इस तरह से जो है, जो हमारी फारसी लिपि में लिखी जाती है, अरबी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। आप इनको प्यारे बच्चों याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं बोली की। बोली किसको कहते हैं? देखिए, बोली जो होती है वो थोड़े से अक्षेत्र में बोली जाती है। जो भाषा को, अगर हम, कुछ इस तरह की भाषा होती है जो थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर जाकर बदल जाती है। जैसे मान लीजिए, एक जगह पे ऐसे बोलते हैं कोई आदमी कि आप कहाँ जा रहे हो, और अगर हम वहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर आगे जाएं किसी दूसरी जगह पर, तो वहाँ ऐसे बोल सकता है, कहाँ जा रही है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, किंग है जा रहे हो। तो ये जो किंग है, जारिया है, कहाँ जा रहे हो, ये सब भाषा के जो है अक्षेत्रीय रूप होते हैं। मतलब वो उनकी अपनी भाषा होती है, वो किताबों में तो नहीं लिखी होती है, वो उनका अपना भाषा का बोलने का तरीका होता है। तो जो लोगों का बोलने का अलग अलग तरीका होता है, वो बोली ही कहलाता है, ठीक है। भाषा के अक्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी अक्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। जैसे मान लो, एक जगह पर शनिवार को शनिवार ही कहते हैं, एक जगह शनिवार को थावर कह देते हैं, एक जगह, दूसरी जगह शनिवार को बार कह देते हैं। तो इस तरह से जो है ये बोली होती है, ठीक है। बोली बदलती रहती है, लेकिन भाषा नहीं बदलती है। भाषा की अपेक्षा बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। मतलब बोली जो होती है वो थोड़े से अक्षेत्र में ही बोली जाने वाली भाषा होती है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां क्या क्या हैं? जैसे ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ये इस तरह से बोली होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा तो होती है बहुत बड़े अक्षेत्र में बोली जाने वाली, और बोली जो होती है वो थोड़े से अक्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि भाषा बड़ी होती है और बोली उसका छोटा रूप होता है, ठीक है। अब भाषा और बोली में क्या अंतर है, देखते हैं। बोली किसी भाषा का एक अंग होती है। भाषा में बोली के शब्द बड़ी मात्रा में आते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं, बोली का अक्षेत्र भूमि तथा समाज दोनों में ही भाषा की तुलना में बहुत छोटा होता है। बहुत थोड़े से अक्षेत्र में बोली जाती है इस तरह की भाषा, ठीक है। भाषा के अंदर बोलियां आ जाती हैं, ठीक है। बोलियों के अंदर भाषा नहीं आती। भाषा तो बहुत बड़ा अक्षेत्र में बोली जाने वाली होती है, और बोली जो होती है वो भाषा के अंदर आती है। बोली साहित्य में न के बराबर होती है, जबकि साहित्य में भाषा का प्रयोग मुख्यतः होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि हम तो हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी हो गई भाषा। और हिंदी भाषा को जब हम थोड़ा बहुत बिगाड़ कर इस्तेमाल करते हैं, इसके शब्दों को बदल देते हैं, तो वो बोली बन जाती है, ठीक है। बोली के अंतर्गत व्याकरण का पालन नहीं होता है, जबकि भाषा में व्याकरण के
दोनों नियमों का पालन होता है। यानी कि भाषा जो होती है उसमें व्याकरण के दोनों नियम, यानी लिखने में भी भाषा का व्याकरण का इस्तेमाल होगा और बोलने में भी और लिखने में भी। ठीक है, जब हम भाषा की बात करते हैं तो वहाँ लिखने और बोलने दोनों में आपको व्याकरण का इस्तेमाल होता है, जबकि बोली जो होती है यहाँ व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता है। ठीक है, व्याकरण क्या होता है ये हम आपको अभी बताएंगे इसी वीडियो में, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। व्यक्ति या समाज बोली का प्रयोग अपने ही क्षेत्र में करते हैं, किंतु उस सीमित क्षेत्र के बाहर भाषा का ही प्रयोग होता है। मान लीजिए आपके गांव में लोग किस तरह से बात करते हैं, जब आप वहां से दूर 10-20 किलोमीटर कहीं और जाते हैं, वहां लोगों का बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है बात करने का थोड़ा जो बदल जाता है, ये बोली होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है, अब देखते हैं व्याकरण क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अगर आप मान लीजिए आपने ये एक सेंटेंस लिखा, राम राम गया स्कूल। मान लीजिए आपने ये एक वाक्य लिखा है। ठीक है, राम गया स्कूल। कोई बच्चा कह सकता है कि इसको तो ऐसे होना चाहिए था, राम स्कूल गया। ठीक है, तो राम स्कूल गया और राम गया स्कूल, इन दोनों में क्या अंतर है। राम गया स्कूल ये वाक्य नहीं है, ये गलत हो गया है, जबकि राम स्कूल गया ये सही है। ठीक है, और बाद में हम पूर्ण विराम भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपने कैसे पहचाना कि राम गया स्कूल गलत है या राम स्कूल गया सही है। या जैसे हम आपसे कहते हैं वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, और आपने कहीं पर लिखा वह है एक लड़की, वह है एक लड़की, ये आपका वाक्य गलत हो गया है। वह एक लड़की है ये सही है। ये आपने कैसे पहचाना, ये आप व्याकरण से ही पहचानते हैं। व्याकरण जो होता है वो आपको शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। अगर मान लीजिए आप किसी भाषा को गलत लिख रहे हैं तो आप देख करके बता देते हैं ना कि ये गलत लिखा गया है। तो ये आप कैसे बता देते हैं, ये व्याकरण के नियमों की सहायता से ही पता लगता है। अगर अगर मान लीजिए कोई भाषा गलत लिखी जा रही है तो आप एकदम से पता लगा लेते हैं कि हाँ ये गलत लिखा गया है। तो ये कैसे होता है, ये व्याकरण से ही पता लगता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है व्याकरण। वी का अर्थ होता है विशेष प्रकार से। ठीक है, आ का अर्थ होता है भली भांति से, और करण का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। इसका मतलब जिन नियमों के द्वारा भाषा को व्यवस्थित, नियोजित और परिमार्जित किया जाए, मतलब भाषा को व्यवस्थित ढंग से, मतलब भाषा को इस तरह से लिखा जाए कि उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते, तो वो व्याकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, उन नियमों के सर्वमान्य और वैध स्वरूप को व्याकरण कहते हैं। मतलब इसका ये है, आप ऐसे याद कर लेना कि व्याकरण जो है एक ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। हमें किसी भाषा को शुद्ध कैसे लिखना है, शुद्ध कैसे पढ़ना है, शुद्ध कैसे बोलना है, ये हमें कौन सिखाता है, ये व्याकरण ही सिखाता है। ठीक है, व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ये हम व्याकरण से सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। प्यारे बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि भाषा और व्याकरण एक दूसरे के एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अगर भाषा को जिंदा रखना है तो उसका व्याकरण बनाना होगा। अगर व्याकरण नहीं है तो भाषा मर जाएगी। ठीक है, भाषा पहले बनती है, ये बात आपको याद रखनी है, तथा उसका व्याकरण बाद में लिखा जाता है। पहले तो बनेगी भाषा, उसके बाद आएगा उसका व्याकरण। लेकिन भाषा को अगर जिंदा रखना है तो उसका व्याकरण भी बनाना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते हैं और नए शब्द जुड़ते हैं। व्याकरण सबकी समीक्षा करता है, मतलब व्याकरण ये बताता है कि जो शब्द जुड़े हैं वे सही जुड़ गए हैं या गलत जुड़ गए हैं। ठीक है, और
और उसके लिए नियम बनाता है, उन शब्दों के लिए नियम भी बनाता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण अपने नियमों के द्वारा भाषा की अशुद्धता को दूर करके, मतलब जो भाषा में अगर कोई गलती आ गई हो, गलत कोई गलती हो गई हो, तो उसको दूर कर देता है। कौन कर देता है? व्याकरण। और हमारे सामने भाषा को शुद्ध रूप में, उसका संवरा हुआ रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कौन करता है? व्याकरण। व्याकरण ही है जो भाषा का सही और गलत का मापन करता है। व्याकरण से ही हम किसी भाषा के सही या गलत होने को बताते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? प्यारे बच्चों, व्याकरण को हम अध्ययन की दृष्टि से, मतलब पढ़ने के हिसाब से, तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, एक होता है वाक्य विचार। यानी कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे वर्ण या फिर अक्षर, जो आप अपनी हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं, ए आ ई उ ऊ, वहाँ से लेकर के ज्ञ ज्ञानी तक के जो अक्षर आप पढ़ते हैं वो सब वर्ण ही कहलाते हैं। फिर हम वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाते हैं। प्यारे बच्चों, हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आएगा? वर्ण विचार के अंतर्गत व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के प्रयोग और नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं? जब हम अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो वर्ण विचार होगा। इसके बाद हम बात करेंगे शब्द विचार की। शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों को बनाना सीखेंगे। जैसे हमने एक दो अक्षरों का शब्द बनाया है अब, ये भी एक शब्द है, ठीक है। हम शब्द विचार में और क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे शब्द कितने तरह के होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? जिस भाग में शब्दों के प्रयोग और नियमों का पालन किया जाता है उसे हम शब्द विचार कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, एक वचन बहुवचन होते हैं। इस तरह के शब्द हम पढ़ेंगे शब्द विचार में। फिर हम पढ़ेंगे वाक्य विचार, यानी कि इसमें हम वाक्य बनाना सीखेंगे। वाक्य जो होता है वो शब्दों को मिलाकर ही तो बनता है, शब्दों के मिलाने से वाक्य बन जाता है, ठीक है। सबसे छोटा तो होता है वर्ण। वर्ण के बाद बनते हैं शब्द और शब्दों से बनते हैं वाक्य। ये बात आपको याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों, हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा है वो आप जो आप याद रखेंगे, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर भाषा ना होती तो हम दूसरों को अपनी बात ही ना समझा पाते तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेते हैं। इसको भाषा कहते हैं। भाषा के तीन भेद हैं। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर कुछ कहते हैं किसी को। लिखित भाषा, जब हम लिखकर कुछ समझाते हैं किसी को। सांकेतिक भाषा, जब हम इशारों इशारों में बात करते हैं उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसके बाद प्यारे बच्चों लिपि, हमने आपको लिपि बताया। तो लिपि क्या है? ध्वनियों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं, ठीक। जैसे आपने पढ़ा है कि कै को ऐसे बनाना है तो ये देवनागरी लिपि में ऐसे ही बनेगी, कै की ध्वनि की आवाज़। आपने ध्वनि निकाली है च, अब च तो आपने निकाल दी है, तो च को लिखे कैसे, च कैसे बनेगा, ये कौन बताएगा? ये आपको लिपि बताएगी। तो कि च को ऐसे लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको बोलते हैं लिपि। जैसे अपनी हिंदी की और संस्कृत की, मराठी की, इनकी जो लिपि का नाम है वो है देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है रोमन लिपि में। इसके बाद बोली। बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब जो थोड़े से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है उसको बोली कहते हैं। इसमें थोड़े से बिगड़े हुए शब्द होते हैं। ये लोग जो हैं अपने आम तौर पर अपनी बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये होती है बोली। इसके बाद व्याकरण के भाग कितने होते हैं? तीन भाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के तीन भाग होते हैं
यही बातें आपको बस याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया है आपके लिए अभ्यास प्रश्न। अब ये अभ्यास प्रश्न आपको कैसे करने हैं? इन अभ्यास प्रश्नों को आपको वीडियो के अंदर से ही छाँटना है, ठीक है? वैसे तो अगले वीडियो में आपको ये अभ्यास प्रश्न कराए जाएँगे, ठीक है? फिलहाल आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और फिर इससे अगले वाले वीडियो में जो आपको अभ्यास प्रश्न कराए जाएँगे, तो ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएँगे। प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा तथा बोली में अंतर बताइए। भाषा के कितने भेद होते हैं? और व्याकरण की परिभाषा लिखिए। ये तो हो गए हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो आपको खाली जगह भरनी है, जैसे भाषा के अंतर्गत भाषा में कुछ होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? हिंदी भाषा की एक है, ठीक है? यहाँ क्या आएगा? ये आपको खाली स्थान भरने हैं। और जो इसमें लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। व्याकरण एक आदेश है जो भाषा को अनुशासन में रखता है, ठीक है? क्या ये सही बात है? भाषा का केवल लिखित रूप होता है, ठीक? भाषा को बोली भी कहते हैं, ठीक है? और भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यहाँ पर आपको सही गलत के निशान लगाने हैं। आप जितने प्रश्नों के उत्तर ढूँढ सकते हैं तो आप ढूँढ लीजिएगा। वैसे तो आपको अगले वाले वीडियो में ये प्रश्नों के उत्तर कराए जाएँगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए। आपकी हिंदी व्याकरण के प्रति समझ बहुत ही अच्छी विकसित हो जाएगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।